Good afternoon, बच्चों. In this video lecture, we are going to start the fifth lesson, that is cell structure and organization. Some questions given to you, that is, can you recall? Can you recall? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको प्रीवियस जो भी आपने स्टडी किए उसके ऊपर आधारित होते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, who absorbed cells under the microscope for the first time? सबसे पहले किसने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा था, है ना. सेकेंड क्वेश्चन है, who made the first microscope? सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था. थर्ड क्वेश्चन है, how do onion peels cells and our body cells differ? हमारे बॉडी के सेल्स से ऑनियन पिल के जो सेल्स होते हैं वो अलग कैसे होते हैं और आप किस प्रकार से उनको डिफर कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज सेड टू बी प्रिमिटिव? बैक्टीरियल न्यूक्लियस को अभी भी प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप इजीली दे सकते हो क्योंकि ये आपके प्रीवियस स्टडी से आधारित है. हम लोग यहाँ पर इस लेसन में 5.1 को कवर करेंगे. सबसे पहले सेल. सेल क्या कहता है? व्हाट इज सेल? सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ. सेल जो होता है ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी यहाँ से हमारे बॉडी की शुरुआत होती है. या तो सारे मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बॉडी की शुरुआत सिंगल सेल से ही होती है, यानी पूरी बॉडी सिंगल सेल से ही बनती है. और हमने भी सिंगल सेल्यूलर एनिमल से ही कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ बढ़ते हुए ऐसे एनिमल्स को देखा है. तो लाइफ कैन बी एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फ्रॉम सिंगल सेल. सो सच सेल्स कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ. इसीलिए ये सेल हमारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर आपको सेल की डेफिनेशन मिल जाएगी. ओके, so this is the definition of the cell. To see cell clearly we need a microscope. अगर आपको सेल को क्लियरली देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. ऑब्वियसली क्योंकि सेल ये माइक्रोस्कोपिक है, आप इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, बराबर. लार्जर सेल्स कैन बी सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर सेल्स का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. बट टू सी स्मॉलर सेल्स वी रिक्वायर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेकिन बहुत छोटे सेल्स अगर आपको देखने हैं तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 टाइम्स मोर. मतलब अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो आप 50 से 100 गुना उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो. बट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन डू सो 1000 टाइम्स और मोर. लेकिन यही अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो 1000 गुना हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं. इन द माइक्रोस्कोप वी यूज इन द लेबोरेटरी अ बीम ऑफ लाइट इज यूज टू मेक थिंग्स विजिबल, हेंस इट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप. अगर हम लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा लाइट, बीम ऑफ लाइट लगा रहता है जिससे कि हम चीज़ों को, सेल्स को काफ़ी अच्छे से विजिबल देख सकते हैं. इसीलिए ऐसे माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है. टू सी इंटीरियर ऑफ द सेल वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर हमें सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को देखना है, सेल के अंदर झांक कर देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. इट कैन मैग्नीफाई इमेज 50,000, आई थिंक इट इज़ 5 लाख. इट कैन मैग्नीफाई इमेज 5 लाख टाइम्स. बाप रे, इतना ज़्यादा वो मैग्नीफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
ठीक है। तो इस प्रकार से माइक्रोस्कोप अलग अलग प्रकार के आपको दिए हैं। इससे भी और अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप है, आप उनको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। सबसे पुराना माइक्रोस्कोप आप देख रहे होंगे फिगर 5.1 में, लीवनहुक माइक्रोस्कोप है इसका नाम, सिरका लेट 1600 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। इस प्रकार का ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप शायद बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ सेल्स। अगर आप सेल का अगर शेप देखते हो तो कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है सेल का। सेल्स में भी स्पेरिकल, सेल स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओके। रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ओवल, ट्रायंगुलर, कॉनिकल और कोलिमनर। इस प्रकार के शेप अलग अलग हो सकते हैं। ये शेप्स आप सभी को पता है, ठीक है। इस प्रकार के शेप्स हो सकते हैं। सेल साइज वेरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी सेल का साइज होगा ये हर प्लांट्स में, हर एनिमल्स में अलग अलग होगा, डिफर किया जाएगा। एक जैसा हो भी नहीं सकता क्योंकि सबके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं होता है, तो सेल का साइज भी एक जैसा नहीं होगा। सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि आँखों से, आप खुली आँखों से देख भी नहीं सकते। सम आर बेयरली विजिबल, कभी कभार कोई कोई सेल्स को हम देख भी सकते हैं। वाइल सम आर मैक्रोस्कोपिक, कुछ ऐसे मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से ही आप उन्हें देख सकते हो। द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा अगर सेल का साइज अगर आपको देखना है, सबसे छोटा जो अब तक के मतलब मेज़र किया गया है माइकोप्लाज्मा में, 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ सबसे छोटा साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइकोप्लाज्मा का दिया होगा, नहीं डायग्राम में दिया नहीं है 5.2 में, ओके। बैक्टीरियल सेल अगर आप देखते हो तो बैक्टीरियल सेल उसका साइज है साइज 3 to 5 माइक्रोन मीटर, वाइल द लार्जेस्ट साइज ऑफ द सेल इज सीन इन द ऑस्ट्रिच एग। और सबसे बड़ा अगर सेल साइज अगर आपको देखना है तो ऑस्ट्रिच के एग में नियरली 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल, ओके। तो ये सबसे बड़ा सेल होगा ऑस्ट्रिच एग का। और फिर लास्ट में उसने बताया लॉन्गेस्ट सेल अगर आपको देखना है तो नर्व सेल। तो मैं आपको नर्व सेल की यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा नर्व सेल, आपने ऐसा नर्व सेल देखा है। तो ये लॉन्गेस्ट नर्व सेल होता है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग के बॉडी में पाया जाता है, जिनमें नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छे से डेवलप है। You already know that cell theory was proposed by शॉन एंड शेल्डन। आप लोगों को सभी को पता है कि शॉन और शेल्डन ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। However, in this theory there was no explanation about formation of new cells। लेकिन इस थ्योरी में नया सेल कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इस थ्योरी में नहीं बताया गया है। It was Rudolf Virchow in 1855 who explained for the first time that new cells are found by cell division from pre-existing cells। जो कि हमने सेल डिवीजन इसके पहले पढ़ा है, आप सभी को पता है कि शॉन और शेल्डन ने ये नहीं बताया कि अगर कोई सेल का जन्म होता है या वो आता है तो कहाँ से आएगा। लेकिन जब रुडोल्फ विर्चोव आए तो उन्होंने यहाँ पर 1855 में क्लियरली बताया कि नया सेल का जो जन्म होता है या आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के वजह से, सेल डिवीजन के वजह से आता है, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन लैटर ईयर्स एडवांस रिसर्च इन साइटोलॉजी लेड टू मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी विच इज़ नाउ नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी। कुछ सालों बाद क्या हुआ, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया, एडवांस रिसर्च हुआ साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द सेल्स।
तो एक नया फाउंडेशन खड़ा हुआ सेल थ्योरी में, जिसे आज मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं, देखो सेल साइजेस दिए हैं, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर सबसे छोटा अगर कोई है तो वो है एटम, जिसका साइज़ है 0.1 नैनोमीटर। उसके बाद है आपको 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर में आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है, जैसे कि C60, देन प्रोटीन का एंड देन लिपिड। ये सारे मॉलिक्यूल सेल के अंदर रहते हैं, इसलिए ये बहुत छोटे हो गए। फिर आप देख रहे हो 100 नैनोमीटर का फ्लू वायरस है, देन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ है एंड यस फ्लू वायरस दिया है 100 नैनोमीटर तक के, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो बैक्टीरिया का साइज़ जो दिया है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों 1 माइक्रोन मीटर के लेंथ तक का है। उसके बाद रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो कि 10 नैनोमीटर का 10 माइक्रोन मीटर का है। उससे बड़ा फिर रहेगा आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल, जो कि 10 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक अभी तक गिने जा चुके हैं। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा अगर आप देखते हो 100 माइक्रोन मीटर से भी बड़ा ह्यूमन एग, ठीक है, ह्यूमन एग यानी फीमेल एग जो ओवरी में डेवलप होता है एंड द पोलन, है ना, ये 100 माइक्रोन मीटर से भी बड़ा होता है। और फिर उसके बाद फ्रॉग का एग अगर आप देखते हो तो 1 माइक्रोन मीटर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रेंज किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हैं फाइंड आउट में। हाउ डज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प इन हायर मैग्निफिकेशन? किस प्रकार से जो लेंसेज हम लोग ऐड करते हैं माइक्रोस्कोप में, ये किस प्रकार से मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैग्निफिकेशन करने के लिए? तो इसका क्वेश्चन का आंसर जैसे कि ऑब्वियसली लेंसेज हम लोग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई करने के लिए और ज़्यादा हम क्लियरली उनके उस सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को या सेल को या कोई भी जो भी आपका मटेरियल होगा उसको अच्छे से मैग्नीफाई करने के लिए हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। लेकिन किस प्रकार से करते हैं और ये क्या करता है ना, कॉम्बिनेशन करके हम लोग लगाते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है इसको। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डू वी यूज़ प्लेन एंड कॉन्केव मिरर एंड डायफ्राम? आप लोग प्लेन और कॉन्केव मिरर कब यूज़ करते हो, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन? मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस क्या है, ये पूछा है आपको, ठीक है। मैग्नीफाई करना यानी किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, एकदम बड़ा, और रिजोल्यूशन का मतलब होता है उस चीज़ को बड़ा करने के बाद क्लियर करना, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन माइक्रोस्कोप में दिए होते हैं, आप लोग कर सकते हो इसको whenever you will perform the practicals. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है टोटिपोटेंसी। It is the capacity or the potential of the living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ टोटिपोटेंसी? ऐसे सेल, चाहे वो एनिमल के हो, चाहे प्लांट्स के हो, चाहे ह्यूमन बीइंग के हो, ऐसे सेल्स जो कि ऐसी कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे पोटेंशियल रखते हैं कि वो दूसरे सेल को बनाने के लिए कैपेबल हो। यानी मान लो ये टोटिपोटेंट सेल है आपके बॉडी का और ये कैपेसिटी रखता है एक सेल के 2 सेल बनाने का, तो सच टाइप ऑफ सेल आर नोन एज टोटिपोटेंट सेल्स। जनरली दिस टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द बोन मैरो, बोन्स के जो बीच में जो खाली स्पेस होती है जहाँ बोन मैरो होता है, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे टोटिपोटेंट सेल्स। या जो प्लांट की नई नई ब्रांचेस होती है वहाँ पर भी आप लोग ये टोटिपोटेंट सेल्स देख सकते हो, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है बेबी का, है ना, जाइगोट के बाद, वहाँ पर भी टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि अदर बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट सेल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, कैपेबल होते हैं। ऐसे सेल्स को हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। यहाँ पर दिया भी है
Such type of cells divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism. और बाद में एक पूरी बॉडी बन जाती है. A cell is totipotent because it has the entire genetic information of the organism in its nucleus. कोई भी एक सेल अगर टोटीपोटेंट है तो क्यों है? क्योंकि उस सेल के न्यूक्लियस में पूरे से मतलब बॉडी का उस जो भी ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसके बॉडी का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके न्यूक्लियस में होता है. एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट एंड टर्म्ड एज स्टेम सेल्स. मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें स्टेम सेल्स भी कहा जाता है. स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्योर फॉर डिसीजेस. आप सभी को पता है कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जैसे नया जन्मा हुआ शिशु है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे आजकल प्रिजर्व की जाती है. जैसे ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करके हम लोग रखते हैं, उसी प्रकार से स्टेम बैंक में स्टेम को प्रिजर्व किया जाता है ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़ी तो किसी भी इंसान को या किसी पर्सन को या जिस किसी का वो स्टेम है मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो अगर फ्यूचर में उस बेबी को कोई भयानक बीमारी हो जाती है और उसे उससे बचाना है तो ये स्टेम सेल्स या ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बहुत ही काम आते हैं. इसके अलावा भी हम किसी और पर्सन्स को भी ये डोनेट कर सकते हैं. ये सेल थेरेपी में काम आता है, जेनेटिक थेरेपी में बहुत काम आता है. ठीक है, इसीलिए ये स्टेम सेल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, स्पेशली अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि इसमें टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टोटीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो नए सेल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है. ओके, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. नो द साइंटिस्ट, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. ठीक है, तो ये आपको खुद पढ़ना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द 5.2 काइंड्स ऑफ सेल्स. थैंक यू बच्चों.